अपने छोटे से बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बहुत बड़ी हेडलाइन दे दी। वो हेडलाइन जो अब अगले 48 घंटे तक न्यूज चैनल्स में चलती रहेगी कि 12 लाख तक के सैलरीड एम्प्लॉइज को अब टैक्स में छूट दे दी गई है, उन्हें टैक्स नहीं देना होगा। टैक्स मतलब इनकम टैक्स। हालांकि इस पूरे के पूरे मुद्दे पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं दोस्तों। पहली बात तो मैं बताऊं कि मिडिल क्लास को जो भी राहत मिल जाए वो बहुत बड़ी राहत है, तो इसके लिए तो हम वेलकम ही करते हैं वित्त मंत्री का। लेकिन इस राहत को क्या वाकई बहुत बड़ी राहत के तौर पर माना जाए, देखा जाए, इस पर बटी हुई राय है पत्रकारों की भी और सियासतदानों की भी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ राहुल गांधी ने इस पूरे के पूरे मुद्दे पर क्या बोला। संसद में जैसे ही बजट भाषण खत्म हुआ, संसद सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब जानकारी मिली है कि सोमवार को राहुल गांधी बोलने वाले हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण पर हो सकता है राहुल गांधी बोले, तो आप कह सकते हैं कि बजट को लेकर राहुल गांधी सोमवार को क्या बोलेंगे पता चलेगा। लेकिन आज जब संसद में उनसे पूछा गया कि बजट पर आपका क्या नजरिया, आपको बजट कैसा लगा, तो राहुल गांधी नो कमेंट्स बोलकर ऐसे सीधे वहां से निकल गए, झटक के निकल गए। और पत्रकार भी बड़े हैरान हो गए क्योंकि अमूमन राहुल गांधी की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रिया देखने को कम मिलती है। यानी आप मानकर चलिए कि अब राहुल गांधी जो भी रिएक्शन देंगे बजट पर वो सोमवार को देंगे और सोमवार पर सबकी निगाहें रहेंगी। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने इस बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया में लिखा, गोली के घाव के लिए एक बैंड वाली मदद। वैश्विक अनिश्चितता के बीच हमारे आर्थिक संकट को हल करने के लिए एक आदर्श बदलाव की जरूरत है, लेकिन ये सरकार विचारों के मामले में दिवालिया है। लेकिन इस बीच पत्रकारों की मिलीजुली राय है कि ये जो 12 लाख सालाना कमाने वाले लोगों को टैक्स में छूट दी गई है उससे कितना फायदा होगा। जैसे आज तक के पत्रकार है दोस्तों आशुतोष मिश्रा, उन्होंने लिखा, सरकार के नजरिए से मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में बड़ी छूट, लेकिन इस राहत से तनख्वाह वाले लोगों की और जेब में जो पैसा आएगा वो खर्च करने के लिए उत्साहित करता नहीं दिखता। यानी परचेजिंग पावर बढ़ने के लक्षण फिलहाल नहीं दिख रहे। संभवतः बजट बढ़ाने पर जोर होगा, बाकी आगे देखते हैं। दोस्तों अगर आप 12 लाख के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 80,000 के आसपास एक मिडिल क्लास सैलरीड एम्प्लॉई का बचता है जो टैक्स में छूट उसको मिली है उससे। 80,000 को महीने में अगर आप कैलकुलेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि जो दूध है वो आधा लीटर थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, या फिर जो परिवार की गृहिणी है वो थोड़ा सा बचत कर लेगी अपने महीने भर के बजट में। ये कोई इतनी बड़ी राहत नहीं है कि कोई मिडिल क्लास एम्प्लॉय ये सोचे कि एनसीआर में एक और फ्लैट बुक करा लिया जाए, वो फिलहाल नहीं है। और अमूमन जब इस तरह की थोड़ी सी सेविंग बढ़ती है तो हमारे यहाँ जो समाज जिस तरह से चलता है वो अपना पैसा बचाने में विश्वास रखता है, और यही दिक्कत है इस वक्त। लोग सेविंग कर रहे हैं क्योंकि लोगों को डर है कि आने वाला वक्त और बुरा हो सकता है। और जब लोग सेविंग करना शुरू कर दें, खर्च करना बंद कर दें, कंजम्पशन मार्केट का जो साइकिल है वो खपत जो होती है वो बंद हो जाती है, और यही इस वक्त मार्केट में हो रहा है। शायद इसी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने ये टैक्स में छूट दी है। इसके अलावा दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार और सत्य हिंदी से जुड़े मुकेश कुमार, आप इनको यूट्यूब में सुनते रहते हैं, उन्होंने कहा, मध्य वर्ग को लॉलीपॉप मिल गया तो पूरा गोदी मीडिया संवेद स्वर में बढ़िया बजट गाने लगा ताकि फील गुड बना रहे। अरे भाई 7.5 लाख की छूट पहले थी, 7.5 से 12 लाख के बीच कितने मध्यम वर्गीय होंगे जिन्हें छूट मिल जाएगी, और वो कितनी छूट होगी। फिर जिस गति से महंगाई बढ़ी और बढ़ रही है वो इस छूट को भी चूस लेगी। और क्या मध्यवर्गीय भारत है? किसानों, मजदूरों, छोटे उद्योग धंधों को क्या मिला ये भी जानने की कोशिश कीजिए। बहुत निराशाजनक है ये बजट। इससे ना महंगाई काबू में आएगी, ना ही रोजगार बढ़ेंगे, लोगों की आय भी इजाफा नहीं होना जा रहा। बाकी भक्ति साबित करनी है तो करते रहिए। मुकेश कुमार ने जो बात बोली दोस्तों वो भी पूरी तरह से गलत नहीं है। रोजगार इस देश की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन रोजगार के मामले में इस सरकार ने इस बजट में कोई बात ही नहीं की। कम से कम पिछले बजट में पहली नौकरी में स्टाइपेंड देने की बात कही जा रही थी। हालांकि कितने लोगों को मिला वो स्टाइपेंड हमको पता नहीं है, बट एटलीस्ट बात तो की सरकार ने, एड्रेस तो किया उस समस्या को। लेकिन इस बार तो रोजगार के बारे में बात ही नहीं की। हाँ, ये बात सही है कि बिहार के लिए तिजोरी खोल दी निर्मला सीतारमण ने, लेकिन पॉलिटिकली बजट का आप एक हद तक ही मतलब निकाल सकते हैं ना। है तो ये बजट देश के लिए, और देश की अगर समस्या वाकई में किसानों की एमएसपी की मांग। अब आप सोचिए, किसान पिछले कितने सालों से धरने पर बैठे हैं। पहले दिल्ली में सड़कों पर आंदोलन चला, दिल्ली के बॉर्डर पर जब मोदी जी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, आंदोलन खत्म हुआ। अब हरियाणा के बॉर्डर में 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया, किसान एमएसपी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। अब किसानों के लिए आप कितनी भी बड़ी घोषणाएं कर दें, लेकिन जमीन पर तो किसान आपका पिछले कई सालों से आपके सामने आंदोलन कर रहा है।
मतलब आप एड्रेस नहीं कर रहे ना उस समस्या को। वहीं दोस्तों पत्रकार और यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह, आप इनके यूट्यूब चैनल में इनकी वीडियोस देखते होंगे, इन्होंने कहा है इनकम टैक्स में छूट देश की तमाम विपक्षी आवाजों की जीत है। तमाम पत्रकारों, विपक्षी नेताओं और जागरूक नागरिकों ने टैक्स को एक मुद्दे में बदला। इनकम टैक्स की छूट छोटी सी राहत है, असली राहत इस जीएसटी टेररिज्म को कम करने की होगी। जब तक जीएसटी के हाई रेट्स हैं तब तक टैक्स टेररिज्म है, ये बात सही है। और इसको लेकर मैं लगातार कई वीडियोस बनाती रही हूँ और मुझे खुशी है दोस्तों कि मैं उन यूट्यूबर्स में से हूँ जिन्होंने बिना व्यूअरशिप देखे, बिना ये देखे कि व्यूज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मैंने ऐसी वीडियोस पर लगातार आपको जानकारियाँ दी कि जीएसटी कैसे कितनी बड़ी समस्या इस देश के लिए बन गया है और छोटे से बिस्किट के पैकेट से लेकर एक गाड़ी तक में एक आम आदमी किस लेवल पर जीएसटी के बोझ तले दबा हुआ है। और ये बात सही है कि इनकम टैक्स में राहत मिडिल क्लास को थोड़ी राहत दे सकती है, लेकिन एक्चुअली में उसको राहत जीएसटी से चाहिए, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने ये ग्राफिक्स भी शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि 2024-25 यानी पिछले बार के बजट में जो एजुकेशन यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र होता है दोस्तों, इस एजुकेशन में सरकार का खर्च कम हो गया। पहले था 2.60%, 2.53%। पहली बात तो 2.60% भी बहुत कम है। मतलब इतनी 125 करोड़ की आबादी है हमारे देश में, इतने सारे सरकारी स्कूल्स हैं, उसमें हम अपनी जीडीपी का इतना कम खर्च करते हैं। मतलब जिस देश में शिक्षा प्राथमिकता ही नहीं है, हम वहाँ के बच्चों से क्या ही उम्मीद करें कि वो स्कूल में जाके क्या ही पढ़ लेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट पर 11.28% पिछले साल, और इस साल इसका भी घटा दिया गया खर्च 10.83%। वहीं रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास में यहाँ पर पिछले साल 5.51% था, इस साल 5.26%। ऑलमोस्ट पिछले साल से थोड़ा सा कम आप इसे कह सकते हैं। आईटी एंड टेलीकॉम जो सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है, सबसे बड़ा सेक्टर्स में से एक माना जाता है भारत के, आईटी सेक्टर तो खैर सबसे बड़ा सेक्टर है, 2.41% पिछले साल था, इस बार तो और कम हो गया 1.88%। ये वो सेक्टर्स हैं जहां सबसे ज़्यादा पैसे की खपत की ज़रूरत थी। सरकार का आंकड़ा ही बताता है कि यहाँ वो बजट कम खर्च करने वाली है। तो जब रूरल डेवलपमेंट में, आईटी टेलीकॉम में, ट्रांसपोर्ट में और एजुकेशन में सरकार कम खर्च कर रही है, तो फिर सरकार खर्च कर क्या कहाँ रही है? ये अपने आप में इस बात को लेकर भी डराता है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। वहीं इस पूरे के पूरे मुद्दे पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार नेता गौरव गोगोई ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, हमारी मांग है कि कुंभ में हुए हादसों को लेकर सदन में चर्चा हो, इसके लिए एक तारीख तय की जाए। इस विषय को इंडिया गठबंधन ने सदन में उठाया, लेकिन सरकार ने हमारी मांग को नजरअंदाज किया, जिसके बाद सभी ने वॉकआउट किया। हमें अभी तक नहीं पता चल पाया है कि सरकार सदन में चर्चा करेगी या नहीं। हम इस चर्चा के पक्ष में हैं ताकि देश के सामने पूरी सच्चाई आए। गौरव गोगोई से बजट पर प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, लेकिन गौरव गोगोई ने ये कहा कि प्राथमिकता ये है कि महाकुंभ में जो मौतें हुई भगदड़ में, उसका सही आंकड़ा सरकार जारी करे और इस पर संसद में बहस हो। इनफैक्ट इस पर संसद में बहस होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारे देश में धार्मिक स्थलों में जब भगदड़ मचती है, ऐसे ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी मामले होते रहे, पिछले 10 सालों में भी और उससे पहले भी। तो इसको लेकर कोई ना कोई माकूल व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ऐसे किसी की जान ना चली जाए और ऐसे इस तरह के हालात ना बन पे। तो गौरव गोगोई अगर ये बात कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं दोस्तों। वहीं टीएमसी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है इस बजट में। टीएमसी के सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा, आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं, बिहार में चुनाव है, इसीलिए सिर्फ बिहार के लिए बजट बनाया गया। 2024 के बजट में सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश बजट के लिए सब कुछ था, लेकिन चूंकि आंध्र प्रदेश में चुनाव हो गए, ऐसे में इस बार बिहार के लिए ही सब कुछ रहा। बीते 10 सालों में पश्चिम बंगाल के लिए बजट में कुछ नहीं मिला। इसी तरह के आरोप हरसिमरत कौर ने भी लगाए, जो इस वक्त में मोदी जी की सरकार का अहम हिस्सा रही, जिनकी पार्टी, उन्होंने भी यही कहा कि बिहार की सारा ध्यान बिहार पर था, जबकि पंजाब को तो इस बार कुछ मिला ही नहीं। हर राज्य इस बात को लेकर हमेशा ही नाराजगी व्यक्त करता है कि फेडरल सिस्टम में आप किसी एक राज्य को इस तरह से दरकिनार कैसे कर सकते हैं। वहीं दोस्तों आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस बजट पर कहा, छोटे व्यापारियों को इससे क्या फायदा। अरविंद केजरीवाल ने जो मांग की थी कि आप अपने उद्योगपति मित्रों के लिए कर्ज माफ ना करें, 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज को जो आपने मांग किए उनकी वसूली करें, वो पूरी नहीं हुई। इस प्रकार का कोई ऐलान नहीं किया गया। रोजगार, किसान की फसल के एमएसपी के लिए आपने कुछ नहीं किया। एक्चुअली में दोस्तों छोटा था बहुत बजट भाषण, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बजट का भाषण छोटा हो तो सरकार का विजन भी छोटा होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि महंगाई, किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर सरकार को एड्रेस करना चाहिए। दोस्तों टैक्स घटाकर आप मिडिल क्लास को राहत दे सकते हैं, लेकिन क्या ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है? सरकार का विकसित भारत का सपना जो साल 2047 तक मोदी जी देखते हैं, वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हम हर स्तर पे, हर लिहाज से, हर बार, हर साल
8% की जीडीपी से ग्रो नहीं करते हैं। तो सरकार ही नहीं मानती कि 8% की जीडीपी से वो ग्रो करेगी। सरकार का अनुमान ही 6.1 या 5 के आसपास है। मतलब आप 6% या 5% की जीडीपी से किसी भी हाल में दोस्तों विकसित भारत का सपना बस सपना देख सकते हैं, सपना पूरा नहीं होने वाला है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।